some extent this is the controversy है वाइट, लेकिन आर्बिट्रेशन काउंसिल को इसकी इत्तला नहीं दी। तो उसकी जो इद्दत पीरियड है वो कानूनी तौर पे उस टाइम स्टार्ट होगी जब आर्बिट्रेशन काउंसिल को उस डाइवोर्स डीड का नोटिस भिजवाया गया है। से अगर लास्ट मंथ एक वाइफ को डाइवोर्स प्रोनाउंस कर दी, husband sent a copy of divorce to his wife, but he was reluctant to file any application or describe. Section 4, within 30 days of the receipt of notice under subsection, the chairman shall constitute an arbitration council for the purpose of bringing about a reconciliation between the parties, and the arbitration council shall take all steps necessary to bring about such reconciliation. अब एक नोटिस आ गया, arbitration council के chairman he is bound to constitute a body जो के constitute करेंगे with two representative, husband और wife को नोटिस भिजवाया जाएगा, दोनों की तरफ से नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएंगे जो कोशिश करेंगे to reconcile the parties, क्योंकि 90 डेज के दौरान तो डाइवोर्स मुअस्सर नहीं होगी। There is any possibility for reconciliation between the parties. They can rebonding with each other within the stipulated period. उसके लिए नुमाइंदे मुकर्रर किए जाएंगे कि इनकी भी कोशिश करें कि अगर इनकी मुसादत होती है। Section 5, if the wife be pregnant at the time of talaq is pronounced, talaq shall not be effective until the period mentioned in subsection 3 of the or pregnancy whichever be later on. इसमें कुछ व्यूज हैं डिफरेंट। हम में से ही बहुत से एक मिसकॉन्सेप्शन है कि इफ वाइफ इज प्रेग्नेंट तब उस बीबी को डाइवोर्स नहीं हो सकता। ये एक गलत अलमिया है। इफ वाइफ इज प्रेग्नेंट then husband has right to pronounce divorce, लेकिन वो restricted क्या है section 5 में। वैसे तो इद्दत पीरियड section 3 में बता दिया गया है that is 90 days, लेकिन अगर कोई वाइफ प्रेग्नेंट है और उसको हस्बैंड की तरफ से डाइवोर्स हो चुकी है तो उसका इद्दत पीरियड उस टाइम तक होगा जब तक डिलीवरी या फिर वो जो उसकी प्रेगनेंसी है वो डिसॉल्व हो जाएगी। लाइक all of you are law student and you are going to enter this profession. अगर बीबी को 5 months की प्रेगनेंसी का पीरियड है 9 months, 5 महीने की प्रेगनेंसी के दौरान हस्बैंड ने डाइवोर्स प्रोनोंस किया तो उसका जो रिमेनिंग पीरियड है वो 4 months है। अगर तो वो बच्चा पैदा 4 महीने रिमेनिंग में होता है तो जब बेबी इज बॉर्न देन इद्दत पीरियड खत्म हो जाएगा। और इसी तरह अगर किसी को एट लास्ट प्रेगनेंसी के आखिरी दिन डाइवोर्स हुई है तो उसका इद्दत और आखिरी दिन उसका बेबी पैदा हो गया तो वो जो आखिरी दिन बेबी पैदा हो गया और उससे एक दिन पहले डाइवोर्स हुई तो दैट इज 1 डे। एज पर दिस सेक्शन कि जब प्रेगनेंसी डिसॉल्व हो जाती है इद्दत पीरियड बीबी का खत्म। As she can get, if she wants, she can get second marriage as per that iddat period. Section 6, nothing shall debar a wife whose marriage has been terminated by talaq effective under this section from remarrying the same husband without an intervening marriage with a third person unless such termination is for third time so effective. अगर उस इद्दत पीरियड के दौरान हस्बैंड वाइफ की आपस में रिकंसिलिएशन हो जाती है वंस ट्वाइस और तो वो बगैर हलाला किए आपस में रिकंसिलिएशन कर सकते हैं। सेक्शन 8 is a very important, this is the continuity of the section 7 or being a family lawyer because there are different kinds of divorce. Section 8, dissolution of marriage other than by talaq. अब इसमें 2-3 चीजें।
सेक्शन 7 डील्स करता है डाइवोर्स प्रोनाउंस्ड बाय हस्बैंड. दिस इज द रिस्ट्रिक्टेड. बट सेक्शन 8 डील्स करता है, फर्स्टली आई हैव टू रीड दिस, dissolution of marriage other than by talaq where the right to divorce has been duly delegated to the wife and she wishes to exercise the right, or where any of the parties to a marriage wishes to dissolve the marriage otherwise than by talaq, the provision of section 7 shall mutatis mudendis and so far as at applicable. अब दोबारा निकाहनामे की तरफ आ जाते हैं. निकाहनामे की एक शर्त जस्ट टू सिक्योर दी ब्राइड. कॉलम नंबर 18. आया शौहर ने तलाक का हक बीवी को तफवीज कर दिया है. अगर कर दिया है तो कौन सी शराइत के तहत? दिस इज द पावर टू डेलीगेट द वाइफ फॉर प्रोनाउंसमेंट ऑफ डाइवोर्स. दिस इज द काइंड ऑफ डाइवोर्स. अब इस सेक्शन 8 में क्या कहा गया है कि अगर तो वाइफ को डाइवोर्स की पावर दी गई देन शी कैन एक्सरसाइज. दिस इज अ कॉन्ट्रैक्चुअल ऑब्लिगेशन बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ. और अगर बीबी को कॉलम नंबर 18 के तहत पावर दे दी गई है तो वो हस्बैंड की परमिशन के बगैर शी कैन एक्सरसाइज एट एनी टाइम. लेकिन उसमें एक प्लस पॉइंट ये होता है कि अगर तो वो अपनी पावर को एक्सरसाइज कर रही है देन she also can get her dower amount that is mentioned in section 13 जो उसका हक में है. या इसके अलावा कौन सी डाइवोर्स है? डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला, जो आप आइंदा मुस्तकबिल में अदालत में केसेस फाइल करेंगे बिफोर फैमिली कोर्ट, सूट फॉर डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज ऑन बेसिस ऑफ खुला. अगर मौका मिला तो मैं फिर प्रोसीजर को बताऊंगी नेक्स्ट किसी सेशन में. उसमें भी कुछ अमेंडमेंट है खुला की सूरत में, लेकिन चूंकि रिस्ट्रिक्टेड अगर सेक्शन 8 में रहेंगे तो खुला इज आल्सो काइंड ऑफ डाइवोर्स. आइदर और आर कि वाइफ विल बी वेव ऑफ हर डॉवर, वाइफ विल बी रिटर्न बैक हर डॉवर अमाउंट इन लिeu ऑफ खुला. और तीसरी जो डाइवोर्स है वो डाइवोर्स है मुबारकनामा. आप में से सारे लॉ स्टूडेंट हैं. मुबारकनामा इज आल्सो काइंड ऑफ डाइवोर्स and this is made with the consent of both the parties. Husband and wife बगैर किसी litigation में जाने से के बगैर एक तहरीर तैयार करवा लेते हैं जिसमें अपनी कोई शराइत मेंशन करके और उस ये जो मैरिज बॉन्ड है इस मैरिज बॉन्ड को वो कैंसिल करते हैं. इट कॉल्स मुबारकनामा. अब मुबारकनामा डेलीगेशन ऑफ पावर एज पर कॉलम नंबर 18 प्लस खुला, ये तीनों डाइवोर्स अगर होंगी तो इन पे भी वही प्रोसीजर अप्लाई होगा जो सेक्शन 7 में है. अब सेक्शन 7 में क्या था कि अगर हस्बैंड ने डाइवोर्स दी है तो ही इज बाउंड टू सेंड अ नोटिस टू द आर्बिट्रेशन काउंसिल एंड विद इन 30 डेज हस्बैंड वाइफ की आपस में रिकंसिलिएशन की कोशिश की जाएगी. और आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 days certificate for effectiveness of divorce will be issued in favor of both the parties by the concerned chair and the arbitration council. सेम इसी तरह अगर आप कोई खुला का केस फाइल करते हैं, suit for dissolution of marriage on basis of खुला, then you will get a decree for dissolution of marriage. So you are bound, or wife is bound to submit that decree before concerned arbitration council, and after expiry of 90 days certificate for effectiveness of divorce will be issued, and after 90 days wife can get second marriage. इसी तरह अगर मुबारकनामे में है देन वो बाउंड है दोनों पार्टीज आर्बिट्रेशन काउंसिल को नोटिस देने के लिए, और उनमें भी वही प्रोसीजर अडॉप्ट होगा. दोनों की तरफ से नुमाइंदा मुकर्रर होगा, रिकंसिलिएशन की कोशिश की जाएगी. अगर रिकंसिलिएशन नहीं होती तो आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 90 डेज सर्टिफिकेट इशू होगा. और सेम जो पावर डेलीगेट की गई है इसमें भी वही प्रोसीजर. अब है जी सेक्शन 9 ऑफ मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961. इट डील्स द मेंटेनेंस ऑफ द वाइफ और चाइल्ड. If any husband fails to maintain his wife
adequately or where there are more wives than one fail to maintain them equitably, the wife or all or any of the wives may, in addition to seeking any other legal remedy available, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council to determine the matter, and arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid at maintenance by the husband. अगर कोई भी husband he fails to provide maintenance to his wife or wives, तो wife can move an application before arbitration council. इसमें simultaneously wife has remedy to file a suit for recovery of maintenance before family court or file an application for recovery of maintenance before chairman arbitration council. इसमें पंजाब में अमेंडमेंट है जी, if a father fails to maintain his child, the mother or grandmother of the child may, in addition to seeking any other legal remedy, apply to the chairman who shall constitute an arbitration council. An arbitration council may issue a certificate specifying the amount which shall be paid by the father as maintenance of the child. A husband or a wife may, in prescribed manner within the prescribed period and on payment of the prescribed fee, prefer an application for revision of certificate to the collector. जैसे हमने उसमें पढ़ा हुआ था पोलीगैमी में कि कोई भी ऑर्डर जो पास होता है फ्रॉम कंसर्न चेयरमैन आर्बिट्रेशन काउंसिल, उसके अगेंस्ट उसको रिवाइज करने का अगर कोई भी पार्टी एग्रीड है तो उसको रिवाइज करने का इख्तियार कलेक्टर के पास है और कलेक्टर का जो डिसीजन होगा दैट विल बी फाइनल डिसीजन. एन अमाउंट पेएबल अंडर सबसेक्शन 1 2 if not paid is due time shall be recoverable as arrears of land. This is very restricted lot for the maintenance to the extent of wife or minor. इसमें हमारी जो कोर्ट्स हैं वो भी इसको बहुत हद तक प्रोटेक्ट करती हैं कि अगर हस्बैंड ही इज नेग्लिजेंट, he pretend to become a negligent father or a husband and he is reluctant to pay maintenance, तो उसकी जो मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को अटैच करवा के एज पर लैंड रेवेन्यू उसके एरियर्स को रिकवर करवा के वो मेंटेनेंस की शक्ल में किया जा सकता है. सेक्शन 10, this is also relevant. It deals the dower of the wife, हक में, और जो हक में मेंशन है एज पर कॉलम नंबर 13 to 16 ऑफ निकाना. जब हम निकानामे को फिल करते हैं तो उसकी जो कॉलम है उसमें वाइफ के लिए इटसेल्फ एक प्रोटेक्शन दी गई. डॉवर के बारे में क्या है जी? वेयर नो डिटेल अबाउट द मोड ऑफ पेमेंट of the dower are specified in the nikahnaama or the marriage contract, the entire amount of the dower shall be presumed to be payable on demand. हम वापस निकाहनामे की तरफ आते हैं. 13 नंबर कॉलम में है मेहर की रकम. 14 नंबर कॉलम में है मेहर की कितनी रकम मुअज्जल है, कितनी गैर मुअज्जल. There are two kinds of dower, prompt और डेफर्ड. अब जितनी मौजूद है जो पेड दे दी गई है इट शुड बी मेंशन्ड इन दिस कॉलम, और रिमेनिंग जो कि किसी कंडीशन में है उसको 14 कॉलम में मेंशन किया जाता है. अब जहां पे ये साइलेंट है, कोई आपके पास निकाहनामा ऐसा आता है जिसमें हक मेहर की शेप को मेंशन नहीं, तो देन सेक्शन 10 आ जाएगा. सेक्शन 10 में अब कहा गया है कि कोई डिटेल निकाहनामे में मोड ऑफ पेमेंट तो मेंशन नहीं है, तो उसको यही प्रिज्यूम किया जाएगा कि इट शैल बी पेएबल ऑन डिमांड. मैं आप लोगों के लिए एक फिल हुआ निकाहनामा लेके आई थी. जैसे ये कॉलम नंबर 13 में है 10,000 रुपए और 2 तोले सोना की सूरत में लड़की की मलकियत होगा. राइट, दिस इज मेंशन इन कॉलम नंबर 30. और नीचे आ गया 14 नंबर कॉलम में मुअज्जल. अब ये मुअज्जल कौन सा है? पेड. और
15 नंबर कॉलम में सालम अदा कर दिया। अब ये सेक्शन क्या कंसीडर करवाती है कि अगर तो ये लिख दिया गया है 10,000 रुपए और 2 तोले सोना, आगे मुअज्जल नहीं लिखा गया, सालम नहीं लिखा गया, तो प्रिज्यूम ये किया जाएगा दैट इज नॉट पेड बाय द हस्बैंड एंड इट विल बी पेएबल बाय द हस्बैंड। सेक्शन 11, इसमें पार्ट डेलीगेट की गई हैं जो कि आर्बिट्रेशन काउंसिल को सेंट्रल गवर्नमेंट में प्लस प्रोविंशियल गवर्नमेंट में कि उसके अकॉर्डिंग टू ये लॉ इन्फोर्स होगा। मैं बिल्कुल अपने इस टॉपिक को प्रिसाइसली सम अप करने के लिए एक छोटी सी कुरान पाक की आयत जो कि हम सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस और डॉवर के लिए हस्बैंड की ऑब्लिगेशन पे है, मैं इसको रीड आउट करके टॉपिक को खत्म करूंगी। होली कुरान सेज, but if ye decide to take one wife in place of another, even if ye had given the latter a whole treasure for dower, take not the least bit of it back, would ye take it by slender and a manifest wrong. Meaning thereby, if a husband is going to get married with the wife, that will be a contractual obligation. Dower is a kind of consideration, that is the give and take. Husband is bound to pay wife's dower either prompt or deferred. हस्बैंड की जिम्मेदारी है कि वो इस हक में को अदा करे। इसी तरह मेंटेनेंस की हद तक भी नॉट बीइंग अ मुस्लिम हस्बैंड बाउंड है, बल्कि हमारे जो आईनी कवानीन है उसके अकॉर्डिंग टू और एथिकली भी हस्बैंड को उसकी अपनी हैसियत के मुताबिक ना सिर्फ वाइफ बल्कि जो माइनर्स हैं उनके जो अखराजात हैं, चाहे वो तालीमी हैं, चाहे वो नेसेसिटीज ऑफ लाइफ डिफरेंट किस्म की हैं, ही इज बाउंड टू। फैमिली लॉ जो कि एक बहुत ही वास्ट लॉ है, जैसे भट्टी साहब ने आपको अपने कानून के बारे में बताया, ये तो एक प्रिसाइसली एक इंट्रोडक्शन था फैमिली की हद तक। जब आप बतौर वकील इस प्रोफेशन में एंटर होंगे और अगर इफ यू हैव इंटरेस्ट टू प्लीड योर केस टू द एक्सटेंट ऑफ फैमिली मैटर्स, तो उसमें वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 दिस इज वेरी। अगर आपने फैमिली वकालत करनी है तो आपको ये कानून वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट, बिकॉज दिस इज द प्रोसीजर, how to file your suit, how to plead your case, और उसमें कैटेगोरिकली कैसे सेक्शन 7 में आपका इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट आ जाता है, सेक्शन 8 में आपने अगर हस्बैंड या आप डिफेंस साइड पे हैं तो आपने उसको कैसे डिफेंड करना है, आपके सेक्शन 8 में आपका रिटन स्टेटमेंट आ जाती है, और उसके बाद 9 में आपकी रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग आ जाती है। आपकी सेक्शन 10, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, चूंकि बीइंग फैमिली लॉयर फीमेल के पास ज्यादा फैमिली केसेस आते हैं, खुला का कॉन्सेप्ट जो है वो सेक्शन 10 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में है, और दिस इज टू सम एक्सटेंट दिस इज कंट्रोवर्शियल। सेक्शन 10 दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें फैमिली कोर्ट को जुरिस्डिक्शन दी गई है, जैसे डाइवोर्स, हमने पोलीगैमी, मेंटेनेंस, और जो एक रिस्ट्रिक्टेड पावर दे दी गई है आर्बिट्रेशन काउंसिल को, इसी तरह फैमिली कोर्ट को इख्तियारात दी गई है कि खुला फैमिली अदालत ही ग्रांट कर सकती है, आर्बिट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन ही हैज नो पार्ट टू ग्रांट दिस। उसमें कुछ कंट्रोवर्शियल हैं मामलात, कुछ अमेंडमेंट है। पंजाब में अगर पंजाब की रेजिडेंट में अगर कोई वाइफ खुला के लिए क्लेम करती है तो पंजाब की अमेंडमेंट में
holy solely she will not waive off her dower amount, whereas in ICT jurisdiction it will be applicable. Wife should be waive off her dower whole. Wife should be return back her dower अगर उसने किसी गोल्ड की शक्ल में लिया हुआ है, कैश की शक्ल में लिया हुआ है, प्रॉपर्टी की शक्ल में लिया हुआ है, तो वो अपने सारे के सारे अपना जो हकमैर है उस हकमैर को वापस करने की पाबंद है। लेकिन यही अगर चीज हम प्रोविंस में पढ़ेंगे तो प्रोविंशियल में दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं इसमें थोड़ा सा आपको मेंशन करूंगी। प्री ट्रायल रिकंसिलिएशन प्रोसीडिंग है वेस्ट पाकिस्तान फैमिली कोर्ट एक्ट 1964 में। When the written statement is filed, the court shall fix an early date for pre-trial hearing of the case. On the date so fixed, the court shall examine the plain, the written statement, and the precise of the evidence and documents filed by the parties, and shall also, if so deems fit, hear the parties and their counsel. At the pre-trial reconciliation shall ascertain the points to issue between the parties and attempt to effect a compromise or reconciliation between the parties if this be possible. सेक्शन 7 में, सेक्शन 8 में अगर हस्बैंड वाइफ का आपस में लिटिगेशन डाइवोर्स का होता है देन आर्बिट्रेशन काउंसिल के चेयरमैन को जुरिस्डिक्शन है। यहाँ पे आगे अगर वाइफ जो है वो खुला क्लेम करती है then family court is bound to provide an opportunity for reconciliation between the parties. अब क्या करेंगे अगर खुला का केस आ जाता है? Provided that notwithstanding any decision or judgment of any court or tribunal, the family court in a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, such shall pass decree for dissolution of marriage forthwith, and also restore the husband the hukm received by wife in constitution of marriage at the time of marriage. It will be applicable in ICT Islamabad. अगर खुला ग्रांट फैमिली कोर्ट कर रही है तो वाइफ फोर्थ विद अपना हकमैर को रिस्टोर करे, whereas in Punjab amendment in section 10 of subsection 3 and 4 the following substituted subsection 5 and 6 are inserted by the Family Court Amendment Act. The Family Court may, at the pre-trial reconciliation proceeding, subject to subsection 5, if compromise is not possible between the parties, the Family Court may, if necessary, frame precise points of controversy and record evidence of the issues in a suit. This is important. In a suit for dissolution of marriage, if reconciliation fails, the family court shall immediately pass a decree for dissolution of marriage, and in case of dissolution of marriage through khula, may direct the wife to surrender up to 50% of her deferred dowry or up to 25% of her admitted prompt dowry. In Punjab, wife को ये rights उसके determine हैं कि if she wishes to get खुला, then वो अपना सारा हक में नहीं छोड़ेगी. As per this amendment, section 5, subsection 5 और section 10 of West Pakistan Family Court Act 1964, वो अपना अगर खुला की डिग्री ग्रांट हो जाती है तो वो सरेंडर करेगी अपना जो डेफर्ड डॉवर है वो 50% और अपना 25% एडमिटेड प्रॉम्प्ट डॉवर, यानी जो अपना मौजल है गैर मौजल है वो अपना 50% छोड़ेगी, और 1 लाख रुपया है अगर उसका डेफर्ड की शक्ल में तो देन she will also entitled to get her 50,000 rupees. खुला के साथ ये डिग्री पास हो. Whereas in ICT Islamabad she has to waive off her dowry. और अगर उसने हक महर किसी ऐसी शेप में लिया हुआ है और she wishes to get खुला, then she has to return back dowry. I think मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 आपकी एक इंट्रो के लिए बहुत बेहतरीन है, और अगर आपका इंटरेस्ट फैमिली मुकदमात की एक वकालत के लिए है
So this is very important. But there is a difference between matters pertaining to the within the territorial jurisdiction of the arbitration council और family. वो next time कोई session मिला तो इंशाल्लाह आपको प्रोसीजर बताएंगे कि हाउ टू फाइल योर केस, हाउ टू डिफेंड योर केस, हाउ टू प्रोवाइड योर एविडेंस फ्रॉम योर पिटिशन साइड, फ्रॉम योर डिफेंस साइड, और हाउ टू आर्ग्यू योर. थैंक यू सो मच. Has to return 50% of the but this is happening practically कि courts हमारे के साथ रिटर्न करने का ऑर्डर कर रही हैं. देश में हर हाई कोर्ट की इसमें फेडरल शरीयत कोर्ट का अभी 2022 की जजमेंट आई है जिसमें वाइफ इज बाउंड टू रिटर्न बैक हर होल डॉलर. बट देयर इज अ लॉ इज एग्जिस्ट. प्रैक्टिकली हम जो प्रोसीजर अडॉप्ट कर रहे हैं वो एज पर सेक्शन 10 सबसेक्शन 5 ऑफ वेस्ट पाकिस्तान फैमिली. हम अभी मुख्तलिफ मुकदमात में विद इन द टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पंजाब अभी भी खवातीन को खुला के साथ इस परसेंटेज के हिसाब से डॉलर लेके दे रही है. बट आईसीटी की जो वाइफ्स हैं वो बेचारी दे आर डिसएंटाइटल्ड टू गेट दिस. आप लोगों को मुबारकबाद. आपका कोर्स कंप्लीट हो गया. अब एक तो कुछ रिक्वेस्ट आई है जो मुजाहिद साहब के हमारे आप में से कुछ कैंडिडेट्स ने कहा है कि चूँकि आगे छुट्टियां हैं तो हमारे इंटरव्यू छुट्टियों में बात की. वो कौन लोग हैं जो ये कह रहे हैं खड़े हुए? एनीवन? सर मैं अभी गया था लेकिन मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने मुझे भी यही गुज़ार किया था कि बाकी लोग एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो मैं इसलिए लेकिन ना लोग आप हैं ना, मैं इसलिए पूछ रहा हूँ. कोई भी नहीं. नॉट ए सिंगल पर्सन. 26 को जय साहब ने हाई कोर्ट के लिए हमें टाइम दिया और दोस्त फाइल्स आर लगभग 120. हो सकता है 2 सेगमेंट में हमें करना पड़े. हाल तो जय साहब ने तो कहा मैं उसी दिन करूँगा और 2 बजे शुरू करूँगा और मुझे नहीं लगता 12 बजे तक भी खत्म हो. इसलिए मैंने आज रिक्वेस्ट भेजी है जो 2 सेगमेंट का है 60 का. थैंक यू वेरी मच. आज कॉल आते हैं आप सब लोगों को कॉल आ जाएगी. फोन ऑन रखिएगा जो नंबर दिए हुए. मैसेज कॉल व्हाट्सएप 3 मोड होते हैं. इसके अलावा अगर कोई ना अटेंड करे तो मैसेज डिलीवर हो जाता है लेकिन अगर कोई ना आए तो फिर बात किस में. Sir, I have 2 questions pertaining to the interview. आपने अभी कहा कि 3 मोड होते हैं, एक कॉल, एक व्हाट्सएप और एक मैसेज. जब सेकंड इंटीमेशन फॉर्म दिया था उसके बाद एक ब्रॉडकास्ट मैसेज हुआ है व्हाट्सएप पे और एक कॉल आया है. किसी को सिंपल भी मैसेज नहीं आया कि आपको क्लासेस आके ये अटेंड करनी है, जिसकी वजह से कुछ के यहाँ पर 1 क्लास मिस हुई, कुछ की 2, कुछ की 6. तो मेरा आपसे ये क्वेश्चन है कि मुझे बताया गया था कि अगर आप 1 क्लास भी मिस करते हैं तो आपका इंटरव्यू नहीं होगा. तो क्या ये दुरुस्त है? 1 क्लास विदाउट एनी रीजन. अगर कोई वैलिड रीजन है किसी का तो उसका हो जाता है. तो आप लोगों ने अभी मैं जवाब देता हूँ आपको. फर्स्ट ऑफ ऑल जो होता है वो सबसे पहले कॉल की जाती है. अगर कॉल अटेंड हो गई, बात हो गई, मैसेज कन्वेट. सेकंड ऑप्शन होती है मैसेज. मैसेज अगर चला गया लेकिन वो वेरीफाइएबल नहीं होता कि मिला है या नहीं मिला. मैसेज में अगर उसके रिस्पांस में हमें कॉल बैक आ गई कि मैसेज मिला है और हमें कंफर्म हो गया तो वहाँ खत्म हो जाता है. और तीसरा हमारे पास अगर व्हाट्सएप उस नंबर पर हो हम व्हाट्सएप कर देते हैं. व्हाट्सएप में चूँकि वो आपके टिक आ जाते हैं कि डिलीवर हो गया. इसके अलावा हमारे पास और सोर्स नहीं होता. वो जो रजिस्ट्री करवाएं, टीसीएस करवाएं, जो आपने ब्रॉडकास्ट मैसेज किया है उसका भी व्हाट्सएप में ये रूल होता है कि अगर हमारे पास मुजाहिद साहब का ये जिस नंबर से हमें मैसेज आया था वो अगर नंबर हमारे पास मौजूद हो हमारे फ़ोन में तो अगर आप ब्रॉडकास्ट मैसेज करें तब हमको वो रिसीव होगा. अगर हमारे
नहीं है, यहाँ पर किसी को भी व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज नहीं मिला अनलेस और अनटिल अगर आपके पास उनका नंबर हो जिन्होंने वो नंबर भेजा है। अब जैसे मुझे ना सिंपल मैसेज आया, अगर कॉल भी आई है, लेट्स सपोज अगर आया है, तो मैं सुबह 8:30 से लेके 5:30 तक कोर्ट में होती हूँ, मेरा फोन साइलेंट पर होता है। एक कॉल सिर्फ आप लोगों ने किया, अगर वो मैंने अटेंड नहीं किया इसका मतलब है मेरी क्लास मिस हो गई। अब कोई मुझसे रीजन नहीं मेरा पूछ रहा, कोई मेरी रीजन को कंसीडर भी नहीं कर रहा। आपने कहाँ सबमिशन की है जिसने नहीं कंसीडर की? सर मैंने सर मुजाहिद को बताया है, तो उन्होंने कहा चलिए देखते हैं देखेंगे क्या ऑल ऑफ यू, मेरा नंबर तो 24 आवर खुला होता है, अभी नोट कर लें अगर किसी के पास नहीं है। 0333 आराम से लिख लो। आराम से ब्रॉडकास्ट कीजिए। 0333 518 80248। मैं रिपीट करता हूँ 0333 518 0248। आपको कोई भी डिफिकल्टी हो, अगर फोन अटेंड ना हो, जस्ट एक मैसेज सेंड कर दे, आई विल कॉल यू बैक, मैं खुद कर दूंगा। क्योंकि अभी आपका इंटरव्यू है, सेंसिटिव मैटर है, तो मैंने आपकी जो सबमिशन उसे कंसीडर की है, इसलिए मैंने अपना नंबर दे दिया। तो अगर किसी को इस मामले में मसला हो तो डायरेक्टली मुझे कॉल कर दें। बाकी जो कौन से नंबर से आप करते हैं आप सर बात तो उनकी ठीक है, सिर्फ पहले इंटरव्यू की कॉल आई थी उससे पहले, और उसके बाद सेकंड इंटरव्यू का व्हाट्सएप मैसेज आया, तो उसके बाद हम लोग यहाँ पे रोज आते थे तो पता चल जाता था, उसके बाद तो कभी भी नहीं पता चला कि कल है। आप कह रहे हैं कि हर लेक्चर से पहले हम आपको करते हैं? सर ये तो होना चाहिए ना, नहीं होना चाहिए। कॉमन यहाँ से अपने डिक्लेयर करके जाता हूँ तो फिर क्या? फिर भी सर कॉमन कर्टेसी है ना कि मतलब आप बता दो। देखिए हमारी लिमिटेशन हमको नजर में रखें, हमारी बहुत लिमिटेशन है, हमारे पास जो स्टाफ है बहुत लिमिटेड है, हमारा आईटी सिस्टम नहीं है। आई एग्री विद यू। अगर आप आप देखें आज आखिरी दिन पे आपने सर्कुलेट किया व्हाट्सएप ग्रुप की शीट जिसमें आपने सबके नंबर लिए, आप लोग पहले दिन अगर ये कर लेते और सबको वो ग्रुप में एक मैसेज कर देते, एवरीवन वुड हैव बीन सैटिस्फाइड विद। किसी के पास ये बहाना ना रहता कि मुझे मैसेज नहीं मिला, मैं आ नहीं सका, ये हो गया वो हो गया, यू नो, इट वुड हैव स्मूथेड द प्रोसेस फॉर यू। मैं इनपुट है उसको कंसीडर करता हूं, नेक्स्ट टाइम जो भी बैचेस होंगे उनमें मैं इनको इंस्ट्रक्शन देता हूं तो व्हाट्सएप ग्रुप को और सर जो यहाँ पे डिस्कशन में हो रहा था कि कोई खोटी लिस्ट है केस लॉज की जो आपने बाहर लगाई है, हमको वो इंटरव्यू के लिए पढ़ना है, लेकिन उसके ऊपर तो क्लियरली रिटन है कि दैट इज फॉर द एनरोलमेंट ऑफ एडवोकेट्स फॉर हाई कोर्ट। बेसिकली वो जस्टिस साहब ने दी थी हमें और हाई कोर्ट के लिए थी, लेकिन हमारी कमेटी ने कहा कि वाई नॉट कि आप मुझ पे पढ़िए, उसमें सारे अगर नहीं पढ़ सकते तो कुछ केसेस पढ़ लीजिए, एक भी अगर किसी ने पढ़ा हो तो उस पर भी वो बनात कर लेंगे, वो आपसे उससे कोशिश करें उसमें, चूंकि कुछ ऐसी कोर्ट ने डिसीजन दिए ऑन स्पेसिफिक टॉपिक्स, वो आपको उसका बेनिफिट होगा। ये जो आपस का नंबर है ये भी मैं डिक्लेयर कर देता हूँ, इससे कॉल आए तो आप फौरन कॉल बैक करके मुझसे पूछ लें या आपस से पूछ लें। मैं इंशाल्लाह 2 मिनट 932027 जो पीटीसीएल नंबर है, इससे कॉल आएगी और व्हाट्सएप नंबर कौन सा है? 932027 लेकिन क्योंकि लाइसेंस आपने लेना है